कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आप कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। मुंह पे मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलें तथा पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं लेखाकर्म विषय के अंतर्गत साझेदारी के अध्याय को। ये साझेदारी का अध्याय आपका अध्याय क्रमांक 2 है और पहला अध्याय जो है वो गैर लाभकारी संगठनों के लेखांकन है। उस अध्याय पर मैंने आपको इस चैनल पर कई सारे वीडियो प्रेषित किए, आप उनको जरूर देखें। आज की इस अध्याय में हम पढ़ेंगे साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदार किसे कहते हैं, फर्म का क्या अर्थ है, अनुबंध क्या है, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं और साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें क्या है। आइए जानते हैं एक एक टॉपिक को। सबसे पहला है विद्यार्थियों साझेदारी का अर्थ। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभालाभ को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए स्वेच्छा से सहमत हो जाते हैं तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। साझेदारी में अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। विद्यार्थियों, कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार यह अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो विद्यार्थियों, साझेदारी किसे कहेंगे? जिसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति सम्मिलित हों और स्वेच्छा से सम्मिलित हों और जिनका उद्देश्य व्यापार को चलाना और उसके लाभ को आपस में बांटना होता है। आइए साझेदारी की परिभाषा देख लेते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार या कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब या इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता हो। विद्यार्थियों, साझेदारी का जो व्यापार होता है वो वैधानिक भी होना चाहिए और साझेदारों के बीच अनुबंध भी होना चाहिए। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। ऐसी व्यक्तियों की संस्था साझेदारी कहलाती है। आइए अगला जानते हैं साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे पहला हमने लिखा है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। साझेदारी के लिए यह आवश्यक शर्त है कि उसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम 50 हो सकते हैं। अनुबंध या समझौता। साझेदारी की जो रचना है वो एक समझौते से होती है, एक अनुबंध से होती है, एक करार से होती है और यह अनुबंध साझेदारों के बीच लिखित या मौखिक रूप में हो सकता है। यदि समझौता मौखिक है तो भी वैध होता है, लेकिन यदि विवाद हो जाए तो फिर लिखित रूप में समझौते की आवश्यकता पड़ती है। वैधानिक व्यवसाय, पहले भी हम बात कर चुके हैं। साझेदारी व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक है कि वो वैधानिक होना चाहिए। यदि कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अवैधानिक व्यवसाय को करने का अनुबंध करते हैं तो साझेदारी नहीं होगा। लाभ कमाना विभाजन। साझेदारी अनुबंध का उद्देश्य लाभ कमाने का भी होना चाहिए और उसका विभाजन भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल सेवा भावना के लिए जुड़कर कार्य करते हैं तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो वह साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा। संचालन। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा भी किया जा सकता है। वे चाहे तो सब साझेदार मिलकर किसी एक को अधिकृत कर सकते हैं व्यवसाय को चलाने के लिए और सब भी भाग ले सकते हैं। असीमित दायित्व। साझेदारी व्यापार में भी सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, जैसे एकाकी व्यापार में होता है। असीमित दायित्व का मतलब यह है कि यदि व्यापार में ज़्यादा हानि हो जाए तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी ऋणों का चुकारा करना पड़ता है। इसी प्रकार सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं होता, साझेदारी का भिन्न अस्तित्व या अलग अस्तित्व नहीं होता है। ये साझेदारी की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब प्रश्न है कि साझेदार कौन हो सकता है।
विद्यार्थियों, ऐसा व्यक्ति जो वयस्क है, जो स्वेच्छा से किसी व्यवसाय में शामिल होने की सहमति देता है और अनुबंध से सहमत हो जाता है तथा स्वस्थ मस्तिष्क का है, वह साझेदार बन सकता है। और वो शत्रु देश का नागरिक भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। वह असामाजिक गतिविधियों में, इलीगल व्यवसाय में संलग्न नहीं हो, ये भी ध्यान रखना होता है। तो वयस्क होना चाहिए वो। फर्म किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, किसी साझेदारी व्यवसाय के सभी सदस्य सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। व्यक्तिगत रूप से साझेदार होते हैं, लेकिन वे सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। जिस नाम से साझेदार व्यवसाय करते हैं वह फर्म का नाम कहलाता है। अब आते हैं विद्यार्थियों, साझेदारी अनुबंध या संलेख किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों को निश्चित करने के लिए उनके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी अनुबंध या संलेख कहते हैं। यह मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। संलेख पंजीकृत या अपंजीकृत भी हो सकता है, लेकिन संलेख विधिवत मुद्रांकित होना चाहिए। विद्यार्थियों, यदि संलेख लिखित है तो भविष्य में विवाद होने पर उसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत भी किया जा सकता है। यह है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें क्या क्या है? इसको साझेदारी संलेख की विषय वस्तु भी कहते हैं। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातों में कई सारी बातें सम्मिलित हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लिखी है। उसमें संलेख में फर्म का नाम, पता, उसका व्यवसाय लिखा होता है कि फर्म किस नाम से व्यापार करेगी। संलेख में साझेदारों के नाम पते लिखे होते हैं। साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी, प्रत्येक साझेदार को साझेदारी फर्म में सम्मिलित होने के लिए पूंजी लाना होती है, पूंजी का विनियोजन करना होता है, तो वो कितनी राशि का विनियोग करेगा। साझेदार की फर्म में पूंजी, ऋण और आहरण पर ब्याज क्या होगा, ये साझेदारी संलेख में लिखा होता है कि कोई साझेदार फर्म से ऋण लेता है, आहरण करता है, तो उस पर ब्याज की क्या व्यवस्था होगी। लाभानी विभाजन का अनुपात, किस अनुपात में लाभानी का विभाजन होगा, क्या समान होगा या अलग अलग अनुपात में होगा या पूंजी के अनुपात में होगा, इसकी व्यवस्था संलेख में रहती है। साझेदार को दिए जाने वाले वेतन, कमीशन की बात भी संलेख में लिखी होती है। इसी प्रकार से साझेदारों के क्या पारस्परिक अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। साझेदार का प्रवेश किन दशाओं में होगा, अवकाश कब कब ग्रहण कर पाएगा, मृत्यु की दशा में उसके हिसाब किताब के क्या नियम होंगे, ये भी संलेख में उल्लेख होता है। इसी प्रकार साझेदारी जो व्यवसाय है उसके लेखांकन की विधि क्या होगी, कौन कौन से लेखे रखे जाएंगे, कितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे और अंकेक्षण की क्या व्यवस्था होगी। साथ ही संलेख में साझेदारी व्यवसाय की स्थापना की अवधि भी लिखी होती कि कितनी अवधि के लिए साझेदारी व्यवसाय स्थापित किया गया है। इसी प्रकार साझेदारों के बीच यदि विवाद हो जाए तो उसके निपटारे की क्या प्रक्रिया होगी, इसका भी उल्लेख संलेख में होता है। और यदि संलेख में इसका उल्लेख नहीं है तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार विवादों का निपटारा होता है। फर्म के विघटन की प्रक्रिया, विघटन मतलब समापन, किन किन दशाओं में एक साझेदारी फर्म का समापन हो जाएगा। कई सारी दशाएं होती है जिसमें दिवालिया हो जाने पर न्यायालय भी आदेश दे सकता है समापन का, साझेदारी अवधि समाप्त हो जाए तो साझेदारी समाप्त हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। तो ये साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। विद्यार्थियों, आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाएं, जो भी पुस्तक आपके पास है, और उन नोट्स को बार बार दोहराएं और साथ में वस्तुनिष्ठ और जो वर्णनात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नों को याद करें, जिससे कि आपके अध्याय का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और परीक्षा में आपको लिखने में भी सुविधा होगी। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।